अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यंग डॉक्टर्स। तो आज हमारा पार्ट 2 है वीडियो का, जो हम सेल इंजरी डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा जो टॉपिक रह गया है वो है सेलुलर अडॉप्टेशंस। हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारी बॉडी पे स्ट्रेस लगता है तो बॉडी उसको अडेप्ट करती है। अडेप्ट करने के बाद वो रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमने सीक्वेंस इसका ये है कि जो हमारी बुक है ना रॉबिन्स, उसमें भी सीक्वेंस इसी तरह दिया गया है, इसीलिए मैंने इसी तरह बाद में सेलुलर अडॉप्टेशन आया है। तो अब हमारे पास जो सेलुलर अडॉप्टेशन है, जब हमारी बॉडी पे स्ट्रेस लगेगा तो हमारी बॉडी उसको अडेप्ट करेगी। कैसे अडेप्ट करेगी? अडेप्ट चार तरीकों से अडेप्ट करती है, जिसमें हमारे पास हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेजिया है, एट्रोफी है और मेटाप्लेजिया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या है? हाइपरट्रॉफी में ये है कि जो हमारा सेल है और ऑर्गन है उसका साइज इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल और ऑर्गन। ठीक है, इसकी तो काजेज है हाइपरट्रॉफी की, वो दो है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल तो नॉर्मल जो है, और पैथोलॉजिकल जो किसी डिजीज की वजह से हाइपरट्रॉफी है। तो अब हमारे पास दो टाइप की हाइपरट्रॉफीज हैं, जिनमें हमारे पास फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में जैसे हमारे पास हार्मोन है, जब हमारे पास हार्मोन रिलीज होता है फीमेल्स में एट द लेवल ऑफ पुबर्टी, जैसे हार्मोन है एस्ट्रोजन, तो उनमें उसमें फीमेल की जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है और यूट्रस का साइज इंक्रीज करता है, मतलब उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसमें हाइपरट्रॉफी हो रही है। दूसरी चीज हमारे पास है वर्क डिमांड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो स्केलेटल मसल है वो इनलार्ज हो जाते हैं, मतलब हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं। 21 डेज के बाद अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और 21 डेज के बाद जो आपके सेल है वो उसके साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है ना, इसमें हमारे पास जो पहली वजह यह है हाइपरटेंशन। जब हमारे पास ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो जो हमारे हार्ट पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, जो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। वो हाइपरट्रॉफी है, ये डिजीज की वजह से, इसलिए ये पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में आती है। उसके बाद है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व स्टीनोसिस। हमारे पास जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम होता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके दरमियान हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व होता है, उनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। जब वो स्टीनोज हो जाएंगे, मतलब तंग हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि ब्लड तो जो हमारे पास जो वेन्स है उनमें से राइट एट्रियम में आ रहा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर होगा, उधर से जो लंग से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में, वो भी प्रेशर इंक्रीज होगा और आगे से ब्लड पास नहीं कर रहा वेंट्रिकल्स में, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की स्टीनोसिस है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा राइट और लेफ्ट एट्रियम का साइज है वो इनलार्ज हो जाएगा। हमने अब क्या किया, पैथोलॉजिकल में हमने हाइपरटेंशन और लेफ्ट वेंट्रिकल। हाइपरटेंशन में क्या होगा कि जब हमारे पास ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की स्टीनोसिस है, ये हमारे हार्ट के वाल्व हैं। जब ये स्टीनोज हो जाएंगे तो ब्लड आगे पास नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का साइज इनलार्ज हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी जो होती है ना, हाइपरट्रॉफी उन सेल्स में होती है जिनमें लिमिटेड डिवीजन हो, मतलब वो सेल ज्यादा डिवाइड ना कर सकते हो, वो इनलार्ज कर सकते हैं। लेकिन हाइपरप्लेजिया में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हाइपरप्लेजिया उन सेल में है जिनमें एक्सेसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी या एक्सेसिव माइटोटिक एक्टिविटी उनमें हो। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। हाइपरप्लेजिया में हमारे पास जो नंबर होता है ना सेल का, वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। इसकी भी दो वजूहत है, एक फिजियोलॉजिकल काज है और एक पैथोलॉजिकल काज है। फिजियोलॉजिकल काज में हमारे पास हार्मोन दिया है, जैसे वो एस्ट्रोजन है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन आता है तो हमारे पास जो ब्रेस्ट का साइज, उसमें साइज तो इंक्रीज होता है, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही कंपेंसेटरी एक, जब हमारा जो अभी जब लिवर में अगर कोई डिसफंक्शन हो जाए तो लिवर को जब हम कट करते हैं, लिवर का साइज छोटा हो जाता है, फिर वो खुद ही उस साइज को अटेन कर लेता है, क्योंकि उसमें से नंबर ऑफ सेल्स रैपिडली इंक्रीज कर रहे होते हैं। वो क्यों? वो है हमारे पास हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया की वजह से लिवर अपना दोबारा सेल साइज, जो हमारा उसका सेल का साइज है वो अटेन कर लेता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने शुरू होते हैं। पैथोलॉजिकल में हमारे पास आ जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स हैं फीमेल्स में। जो एस्ट्रोजन और हार्मोन जो एक बैलेंस में रिलीज होते हैं फीमेल की बॉडी में, जब उनमें डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, हमने उधर पढ़ा है कि एस्ट्रोजन में ब्रेस्ट और यूट्रस की डेवलपमेंट होती है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। जब हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बैलेंस में काम करते हैं, अगर इनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए और जो एस्ट्रोजन है ये ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए, तो जो हमारे नंबर ऑफ फाइबर्स हैं
वो इंक्रीज कर जाएंगे नॉर्मल की वजह से, तो ये एक एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ भी जा सकता है। पैथोलॉजिकल जो हाइपरप्लेजिया है वो एंडोमेट्रियल जो कैंसर है उसकी भी काज है। उसके बाद हाइपरप्लेजिया हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या बात की है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। इसकी दो काज है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में हमारे पास हार्मोन है, हार्मोन में हमने पढ़ा है जैसे एस्ट्रोजन है वो काम करता है, जिसमें हमारे पास ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, यूट्रस की डेवलपमेंट होती है, और उसमें हमारे पास साइज भी इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं। और जो हमारे पास हाइपरप्लेजिया है इसमें हमारे पास कंपेंसेटरी है। कंपेंसेटरी मैंने आपको बताया कि जब लीवर का साइज कट हो जाएगा, लीवर अगर हमारे पास कोई लीवर डिस्फंक्शन है तो हम लीवर को काट देते हैं, तो बाद में वो अपना दोबारा वो साइज अटेन कर लेता है ड्यू टू हाइपरप्लेजिया। और पैथोलॉजिकल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस में दोनों काम करते हैं। अगर बैलेंस डिस्टर्ब होगा, नंबर ऑफ फाइबर जो होंगे नॉर्मल से ज्यादा हो जाएंगे, और ये एंडोमेट्रियल जो कैंसर है उसकी मेन काज यही है कि उसमें जो नंबर ऑफ फाइबर्स हैं वो रैपिड ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ फाइबर्स, जिसकी वजह से हमारे पास पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। उसके बाद आ गया हमारे पास एट्रोफी। एट्रोफी जो हमारे पास है ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड सेलुलर अडॉप्टेशन। इसमें क्या होगा कि जो सेल का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब डिक्रीज और श्रिंक, इसका सेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसकी भी दो आगे टाइप्स हैं, एक फिजियोलॉजिकल एट्रोफी है और एक पैथोलॉजिकल एट्रोफी है। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में ये है कि जब हमारे ब्लड सप्लाई किसी ऑर्गन को कम हो जाएगी तो वो उसका साइज कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इसमें इमोबिलाइजेशन भी है। अगर किसी बंदे को उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है तो वो मूव नहीं करता। जब वो मूव मतलब वो चलता फिरता नहीं है तो उसकी वजह से उसका जो सेल का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद पैथोलॉजिकल में हमारे पास डीनर्वेशन है, जैसे हमारे पास अगर कोई नर्व डैमेज हो गई है तो वो भी एट्रोफी कर सकती है। एमसीक्यू इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा सेलुलर अडॉप्टेशन है जो सेल ऑटोफेगी, मतलब ऑटोफेगी का मतलब होता है सेल फिटिंग। एट्रोफी में सेल का साइज इतना डिक्रीज हो जाता है कि वो सेल फिटिंग, उसमें एटोफेगी हो जाती है, मतलब सेल इटसेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है। एट्रोफी में हमारा जो सेल का साइज है वो डिक्रीज होता है और श्रिंक होता है। फिजियोलॉजिकल और होती है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में हमने देखा कि इमोबिलाइजेशन, जब बंदा मूव नहीं करेगा तो उसके सेल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। और पैथोलॉजिकल में हमने देखा कि जब कोई नर्व डैमेज होगी तो उसकी वजह से भी हमारे पास एट्रोफी हो जाती है, और एट्रोफी से ही सेल ऑटोफेगी की तरफ हम जा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो आखिरी सेलुलर अडॉप्टेशन है वो मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया इन सबसे डिफरेंट है। इसमें होता क्या है, जो हमारे एक सेल है, अडल्ट सेल है, वो दूसरे अडल्ट सेल से रिप्लेस हो जाता है। क्या होता है कि जो एक अडल्ट सेल है वो दूसरे अडल्ट सेल से रिप्लेस हो जाता है। इसकी आपको एमसीक्यूज है, ये एग्जांपल्स भी है इसमें दो, कि जब हमारे पास स्मोकर्स है, जो स्मोकर्स होते हैं स्मोक करते हैं, उनके जो लंग्स में है उनमें ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स में जो नॉर्मली एपिथेलियम होती है वो सिलेटेड कलमनर एपिथेलियम होती है, और ये स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। एक जो अडल्ट का सेल है वो जो अडल्ट सेल है वो रिप्लेस हो गया अनदर सेल ड्यू टू कोप विद द स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए एक सेल दूसरे अडल्ट सेल में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरी इसमें हमारे पास एग्जांपल और एमसीक्यूज पॉइंट है कि जो हमारा एसोफेगस होता है, जब उसमें भी क्रोनिक एसिड मतलब एसिड, उसमें जब हम कोई अल्सर की डिजीज है या कोई भी जिसकी वजह से उसको एसोफेगस में प्रॉब्लम है, तो उसका जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है वो कलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाता है। इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये एसोफेगस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद हमारे पास कैल्सिफिकेशन आ गई। कैल्सिफिकेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, जैसे रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसमें क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम जो उसमें दो चीजें आपने याद रखनी है कि जो अडेप्टेशन के हवाले से जो हमारा सीवीएस है ना, ये अडेप्टेशन करता है 20 से 30 मिनट्स के दरमियान, और जो हमारा सीएनएस है वो अडेप्टेशन करता है 2 to 3 सेकंड, क्योंकि हमारा सीएनएस हाईली जो हमारा बॉडी का कंट्रोल है वो सीएनएस में होता है, इसलिए वो बहुत रैपिड जो अडेप्टेशंस करता है। उस हमने डिस्कस करना है कैल्सिफिकेशन। ये कैल्सिफिकेशन लास्ट पॉइंट है। इसमें हमारे पास दो तरह की कैल्सिफिकेशन होती है, एक डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक। जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है वो सेम होता है, लेकिन जो कैल्शियम की डेपोजिशन होती है वो नॉर्मल सेल में नहीं होती, डेड सेल्स में होती है कैल्शियम की डेपोजिशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब है डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन जो होती है वो नॉर्मल टिश्यूज में होती है।
ठीक है। डिस्ट्रोफिक जो होती थी अबनॉर्मल या डेड सेल्स में, डेड टिश्यू में होती थी, और मेटास्टेटिक जो कैल्सिफिकेशन है ये नॉर्मल टिश्यूज में होती है। इसकी वजह क्या है? हमारे पास इसकी जो मेन काज है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में कि उनमें हाइपर पैराथायरिज्म है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन है और रिनल फेलियर है, और विटामिन डी रिलेटेड जो डिजीज है। जैसे यही जो वजूहात हैं जिसकी वजह से नॉर्मल जो सेल्स होते हैं हमारे पास उनमें भी कैल्शियम की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, इन डिजीजेज में भी। ठीक है, हमने पढ़ा है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन में हमारे पास डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है, हमारा कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होता है लेकिन वो डेड सेल में डिपॉजिट होती है। और मेटास्टेटिक में क्या होता है कि वो नॉर्मल टिश्यूज में जो कैल्शियम होती है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है ड्यू टू हाइपरपैराथायरिज्म, रिनल फेलियर और विटामिन डी रिलेटेड डिजीजेस, और एक लास्ट पे हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन है। दोबारा सारा रिवाइज करते हैं। सेल अडॉप्टेशन, जब हमारी बॉडी पे स्ट्रेस लगेगा तो बॉडी अडेप्ट करेगी। अडेप्ट में हमारे पास हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज करता है, और ऑर्गन का साइज, इसकी दो वजूहत है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में हमारे पास क्या होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है वो ब्रेस्ट और यूट्रस की डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करता है, यूट्रस भी इंलार्ज होती है, और वर्क डिमांड जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल का साइज है वो इंक्रीज करता है। उसके अलावा पैथोलॉजिकल में हमारे पास हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल इंलार्ज हो जाएगा, और एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व स्टेनोसिस है उसमें हमारे पास जो राइट और लेफ्ट एट्रियम है वो इंलार्ज हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास हाइपरप्लेजिया, इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास कि फिजियोलॉजिकल में हमारे पास हार्मोन्स है, हार्मोन जैसे हमने उधर पढ़ा है एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन जो हमारे पास ब्रेस्ट और यूट्रस की डेवलपमेंट होती है उसमें हमारे पास हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। हाइपरप्लेजिया उनमें सेल का साइज भी इंक्रीज होता है। उसके बाद हमारे पास कंपेंसेटरी है, जब अब लिवर का कोई डिस्फंक्शन होगा तो हम लिवर को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जब हम लिवर को सर्जिकली रिमूव करते हैं तो सेल अपना नॉर्मल साइज अटेन कर लेता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरप्लेजिया। उसके बाद पैथोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल में एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हमारे पास हार्मोन है ये बैलेंस में काम करते हैं। अगर इनका बैलेंस खराब हो जाए, मतलब अगर हमारे पास एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज हो और उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे जो नंबर ऑफ मसल फाइबर है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएंगे, और ये मेन काज है एंडोमेट्रियल कैंसर की। उसके बाद हमने एट्रोफी पढ़ा, एट्रोफी में जो सेल का साइज है वो डिक्रीज कर जाता है। फिजियोलॉजिकल में ये हमारे पास है, फिजियोलॉजिकल काज में ये है कि अगर ब्लड फ्लो कम होगा बॉडी को तो वो जिस ऑर्गन को कम होगा वो सेल उसका साइज कम होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई इमोबिलाइजेशन है, अगर हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है या कोई बंदा बेड रिडन है तो उसकी वजह से भी वो उसका सेल का साइज डिक्रीज कर जाता है। पैथोलॉजिकल में हमारे पास डीनर्वेशन है, जब हमारे पास कोई नर्व इंजरी होगी तो हमारे पास तब भी सेल एट्रोफाइड हो जाएगा, और जो एट्रोफी होती है यही सेल ऑटोफेगी मतलब सेल्फ ईटिंग की तरफ लेके चली जाती है, क्योंकि उसमें सेल का साइज बहुत स्मॉल हो जाता है। मेटाप्लेजिया है, मेटाप्लेजिया में जो एक अडल्ट सेल है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे अडल्ट सेल से। इसमें हमने पढ़ा है, ये एमसीक्यूज पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। इन स्मोकर में हमने देखा है कि जो हमारा सिलेटेड कलमनर एपिथेलियम है वो स्ट्रेटिफाइड कलमनर में चेंज होता है। ठीक है, और जो एसोफेगस है, जब हम उसमें जब कोई एसोफेजाइटिस वगैरह में उसमें क्या होगा, एसोफेगस में हमारे पास नॉर्मली स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम होती है और वो चेंज हो जाती है कलमनर एपिथेलियम में। ठीक है, उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी डिस्कस किया, जिसमें हमने पहला सारा डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि जो सीवीएस है वो 20 से 30 मिनट तक अडेप्टेशन करता है जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 से 3 सेकंड में अडॉप्टेशन करता है, क्योंकि उसने पूरी बॉडी का फंक्शन कंट्रोल करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैल्सिफिकेशन है। कैल्सिफिकेशन 2 तरह की है, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में जो हमारे पास जो कैल्सिफिकेशन होती है वो उसका मेटाबॉलिज्म जो कैल्शियम का होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन वो नॉर्मल टिश्यूज में डेपोजिट नहीं होती, वो होती है डेड टिश्यूज में। और जो मेटास्टेटिक है ये नॉर्मल टिश्यूज में डेपोजिशन होती है। इसकी वजह क्या है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन है, रेनल फेलियर और विटामिन डी रिलेटेड डिजीज है। ये हमने रॉबिन्स जो पैथो की बुक है उससे ये सारा हमने सेल इंजरी डिस्कस की है, उसमें बहुत लेंथी टॉपिक है। इस वजह से जो हमारे सिलेबस में और जितनी हमें फर्स्ट ईयर में ज़रूरत है उसके मुताबिक मैंने आपको सारा सेल इंजरी का बता दिया है। इंशाल्लाह इससे आपके जो पेपर में सारे एमसीक्यूज होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।